सभी विद्यार्थियों को भगवान सिंह का नमस्कार। आज मैं परीक्षा स्पेशल के तीसरे भाग के साथ आपके बीच उपस्थित हूँ। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 पर यहाँ पर बात करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि आपने खंड ए और खंड बी जो मैंने मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने आपको जो कल और परसों प्रेषित किया उसको आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा और उसको आधार मानकर आप तैयारी कर रहे होंगे। आज का जो हमारा ये भाग तीसरा है, इस भाग के अंदर हम प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 6 भी इस तरीके से आता है जिस प्रकार हमारा सामाजिक का प्रश्न है। यानी आपको प्रश्न आएगा और एक लाइन में उत्तर लिखना है। जितने छोटे से छोटे प्रश्नों पर आप एक्सरसाइज कर पाओ उस प्रश्नावली पर आपको एक्सरसाइज करनी है। वो प्रश्नावली है 10वीं और उसका नाम है बिंदु पथ। यहाँ से प्रश्न नंबर 6 पूछा जाता है। अब नंबर बदल सकते हैं 1 से। मैंने आपसे पहले वाले जो मेरे कालांश में भी आपसे कहा था, इसके नंबर बदल सकते हैं। 6 की जगह 5 पे आ सकता है, 6 की जगह 10 पे जा सकता है, लेकिन आएगा 1 से लेकर 10 के बीच में एक प्रश्न, और वो भी कहाँ से? बिंदु पथ से आएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग इस बिंदु पथ वाले जो पाठ है, इस पाठ में आप एक एक नंबर की जितने भी छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं आप उन छोटे छोटे प्रश्नों पर विशेष फोकस रखें। एक छोटा 1 नंबर का आएगा, एक 3 नंबर पे हम बात करेंगे इस प्रश्नावली में। अभी केवल 1 नंबर पे मैं बात को शुरू करता हूँ। यहाँ से मैंने आपको बहुत सारे लगभग 10 प्रश्न लिखे हैं, 10 मैंने लिखे हैं और 10 प्रश्न आप लिखोगे तो उन 20 प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न परीक्षा में निश्चित तौर पर मिलेगा, ये मेरा मानना है। तो 10 मैं जब आपको बता रहा हूँ तो 10 आप वहाँ से आप निकालोगे उस पाठ के अंदर से। तो और इसका जो विविध का जो भाग है, प्रश्नावली ये 10 है, इस 10 का जो विविध का जो पार्ट है और बीच में जो प्रमेय आपको दे रखी उसकी हेडिंग है, उस हेडिंग को आपको अच्छे से याद करना है। आपको विविध प्रश्नावली के ऑब्जेक्टिव समझ के नहीं छोड़ना, वो ऑब्जेक्टिव ही प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं। और आप जो विविध प्रश्नावली पर आधारित जो सवाल है, ऐसे सवालों पर 10 मेरी तरफ से है, 10 प्रश्न आपको तैयार करने। 20 प्रश्न अगर आपके एक एक लाइन के तैयार हो जाते हैं तो आपका निश्चित तौर पर 1 नंबर आपकी जेब में आने वाला है। ऐसी आशाओं के साथ, अपेक्षाओं के साथ हम बढ़ते हैं। इसका प्रश्न नंबर 6 और जो पाठ है हमारा, जो चैप्टर है, चैप्टर 10 बिंदु पथ, और बिंदु पथ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला मैंने प्रश्न लिया है, किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु कहलाता है। शीर्ष से आप जानते हो, त्रिभुज के शीर्ष से समदूरस्थ बिंदु, यानी इसे भी, इस शीर्ष से भी, इस शीर्ष से भी समदूरस्थ बिंदु क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। जैसे कहीं भी बन गया, ये क्या कहलाएगा? परिकेंद्र कहलाएगा। इसका आंसर होगा। इसके बाद में त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र होता है। त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र त्रिभुज की माध्यिकाओं के संगामी बिंदु पर होता है। यह दूसरा क्वेश्चन है आपका। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, समतल पर लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर करके प्रश्न पूछा गया है। ये समतल पर लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ है। जैसे हम गेंद को समतल पर लुढ़काते हैं, जैसे आपने किसी गेंद को कलर कर लो आप काले रंग से, या आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं, गुलाल से हमने उसको रंग दिया उस गेंद को, और जब हम नीचे उसको लुढ़काते हैं तो लुढ़काने पर वो एक किस रूप में आपको मिलेगी? समतल के समांतर रेखा के रूप में। आप इसका प्रयोग कर सकते हो घर पे लुढ़का के। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आता है, यदि किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं समान हो तो त्रिभुज कैसा होता है? वो त्रिभुज होता है समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इसके बाद में एक घड़ी में सेकंड की सुई के सिरे का बिंदु पथ। आपकी घड़ी की ये घंटे वाली सुई है छोटी, और ये मिनट वाली सुई है बड़ी। और कौन सी की बात कर रहा है? ये सेकंड की। एक सेकंड की सुई और होती है। अब जब ये सेकंड की सुई जब पूरा राउंड काटेगी तो जो उसका जो सिरे का मतलब ऊपर वाले भाग से ये जो पूरा हिस्सा बनेगा, जो चित्र आपके सामने निकल के आएगा, वो किसका होगा? वृत्त का। तो एक घड़ी में सेकंड की सुई के सिरे का बिंदु पथ होता है, क्या होता है? वृत्त होता है। ठीक है,
इसी तरह घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदुपथ। अब ये आपने देख रखा है, ये घड़ी है और पेंडुलम ऐसे नीचे नीचे जो ये आपको ये पार्ट दिख रहा है, आपने देखा होगा आजकल तो काफ़ी डिजिटल घड़ियाँ आ गई, पहले इस तरह की घड़ियाँ हुआ करती थी। ये क्या है, ये से नीचे जो पेंडुलम है, इसको पेंडुलम बोलते हैं। ये पेंडुलम जब ऐसे घूमता रहता है, कभी ये यहाँ तक आएगा फिर यहाँ तक जाएगा, यानी ये यहाँ आ गया यहाँ आ गया, फिर यही क्रम चलता रहता है इसका। और जब प्रत्येक घंटे में ये आवाज़ भी करती थी घड़ी, और जितने बजते थे उतनी ही टंकार की आवाज़ हमको यहाँ पर मिलती थी। तो आप कहोगे ये क्या दिख रहा है आपको, ये आप कहोगे सर एक व्रत का क्या है, चाप है। क्या है ये? एक व्रत का चाप। तो घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदुपथ लिखिए अगर पूछे तो क्या आएगा, एक व्रत का चाप। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूं मैं। वह त्रिभुज जिसके लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतकेंद्र संपाती हो। संपाती का मतलब एक ही जगह हो, तो वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। बिल्कुल इजी बातें कर रहा हूँ, ये छोटी छोटी क्लासों में भी आ चुकी है बातें। इसके बाद में वह त्रिभुज जिसका लंब केंद्र त्रिभुज का शीर्ष बिंदु होता है वह कहलाता है। कौन सा कहलाता है? उसको कौन से त्रिभुज बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज की परिभाषाएं आपको मैंने कल भी बात की थी, कल दूसरे सेक्शन में हाइट एंड डिस्टेंस वाले टॉपिक के अंदर, वो समकोण त्रिभुज होता है। इसके बाद में दो समांतर सरल रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ लिखिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है ये भी। इस प्रश्न पर भी आपको विशेष फोकस रखना है कि दो समांतर सरल रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ लिखिए। तो इसका आंसर होगा समांतर सरल रेखाओं के मध्य की समांतर रेखा। बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपको रखना है इसको। इसके बाद में आता है तीन असंरेख बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त की संख्या बताइए। भाई व्रत बनता है तो तीन असंरेख बिंदुओं से होकर ही बनता है, और वो संख्या में कितना होता है? एक ही होता है। तो आप लिखोगे कि केवल एक ही व्रत हम तीन असंरेख बिंदुओं से होकर प्राप्त करते हैं। मैंने आपको साधारण से 10 प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। आप इन 10 प्रश्नों तक ही सीमित नहीं रहें, 10 प्रश्न और निकालें उस पाठ में से। कौन से पाठ में से? बिंदुपथ में से। और 20 प्रश्नों में से आपको परीक्षा में निश्चित तौर पर आपको प्रश्न मिलेगा। जितने 20 ही के आप 30 तक पहुँचे, क्योंकि एक एक लाइन के हैं। आप रफ कॉपी लें, प्रश्न पढ़ें उत्तर लिखें, प्रश्न पढ़ें उत्तर लिखें, प्रश्न पढ़ें उत्तर लिखें। क्यों? क्योंकि इसमें आपको हल कुछ नहीं करना है। इस प्रश्न में आपको सीधा जवाब देना है। जैसे पूछे वही घड़ी के पेंडुलम का पूछे, चाहे मिनट की सुई के बारे में पूछे, चाहे घंटे की सुई के बारे में पूछे, चाहे सेकंड की सुई के बारे में पूछे, वो तीनों ही सुइयाँ क्या करती है? घूम कर आती, यानी क्या बनाती है? व्रत बनाती। तो डियर स्टूडेंट, आप इस तरीके से मैंने 10 प्रश्न बनाए हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इसमें बनाए, इस तरह के छोटे प्रश्न जो कि आपको परीक्षा में क्वेश्चन नंबर 6 के रूप में आपको वहाँ पर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। अभी हमने 6 वाले प्रश्न पर चर्चा की थी, बिंदुपथ। प्रश्न नंबर 7 जो है वो ज्योमेट्री वाले सेक्शन से आता है, और वहाँ पर हमारे पास 2-3 प्रश्नावलियाँ हैं। अब इन तीनों प्रश्नावलियों से हमें छोटे प्रश्न निकालने हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 प्रश्नावलियाँ ली है। पिछले सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके अनुसार 2019 में पूछा गया समरूपता से, और वो यहाँ से प्रमेय नंबर 2 से प्रश्न पूछा है। तो ये तीनों प्रमेय आपको याद होनी चाहिए, और मेरा मानना याद होगी भी आपको। इसमें दे रखा है सबसे पहली प्रमेय थेल्स प्रमेय। आप ये भी ध्यान रखना, कई बार वो ऐसे पूछ लेते हैं थेल्स प्रमेय को लिखिए। अब कई बार क्या हमको सवाल तो आते हैं, लेकिन ये प्रमेय की जो इसका इमला है, जो इसकी हेडिंग है, वो हमको याद नहीं होती। इसी तरह वो पूछ सकता है बोधायन प्रमेय लिखिए। तो आप इनकी हेडिंग प्रमेय की आपको अच्छे से याद करनी है। हालांकि प्रमेय वाले सेक्शन पर हम 3 नंबर और 6 नंबर के जब प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, वहाँ मैं प्रमेय सिद्ध करके भी आपको बताऊँगा उस सेक्शन में। लेकिन यहाँ 1 नंबर के सेक्शन की बात हो रही है,
तो ये प्रमेय मैं चाहूँगा कि आपको इनकी हेडिंग याद हो। पहली है थेल्स प्रमेय, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, कोई ट्रायंगल लिया हमने, ये ट्रायंगल की एक भुजा, इस भुजा के समांतर कोई दूसरी रेखा खींच दी हमने, ये दोनों रेखाओं को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींची गई, अन्य दो भुजाओं को काटती हुई मैंने रेखा खींची, ये रेखा इस रेखा के क्या है, समांतर है, और ये दोनों अन्य रेखाओं को क्या कर रही है, काट रही है, तो वह त्रिभुज की अन्य भुजाओं को समान अनुपात में क्या करेगा, बांटेगा। कुल मिला के बात ये ए है, ये बी है, ये सी लिया इसको, ये डी है, और ये क्या है, ई। तो ये ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ये समान अनुपात में बट गया, यानी ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी। ये थेल्स प्रमेय कह रही है हमसे। दूसरी प्रमेय है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, ये दो समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज आप जानते हैं, ऐसे दो त्रिभुज जिसके क्या है, दोनों त्रिभुजों को जब हम सिद्ध करते हैं समरूप, यानी रूप तो उनका एक जैसा है, लेकिन इनका जो आकार छोटा बड़ा हो सकता है। जैसे आपने देखा समरूप और सर्वांगसम, जैसे हमने हमारी पोस्ट कार्ड साइज की फ़ोटो खिंचवाई, बाज़ार में हमने 3 फ़ोटो खिंचवाई। अब वो दुकान वाले जब हमको फ़ोटो को देता है हमें, तो हम देखते हैं कि वो फ़ोटो एक के ऊपर एक बिल्कुल फिक्स नाप की होती है। तो वो फ़ोटो तो कौन सी हुई, उसको समरूप बोलेंगे, सर्वांगसम बोलेंगे, उनको बोलेंगे सर्वांगसम। अब आपने एक छोटी फ़ोटो खिंचवाई और आपको इतनी पसंद आई कि इसको बड़ी बनवाना चाहिए, तो आपने उन फोटोग्राफर्स जी से आपने निवेदन किया कि सर आप एक इस फ़ोटो की बड़ी फ़ोटो बनाइए। फ़ोटो वही है, वही वर्ग के आकार की है, लेकिन पहले छोटी थी और अब क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो वो क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। यानी रूप तो एक जैसा है, लेकिन उनका जो आकार है वो क्या है, अलग अलग, वो जो उसकी साइज़, उसकी माप क्या है, अलग अलग है। पहले लंबाई 2 थी, अब लंबाई 4 हो गई। तो इस तरीके से दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये लो भाई क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इसका, और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ये वाला, क्षेत्रफलों का अनुपात। फिर उसने आगे कहा है कि उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। संगत भुजा, इसकी संगत भुजा ये हो गई, तो ये AC का वर्ग, और इसकी संगत भुजा क्या हो गई, DF हो गई, ये DF का वर्ग। फिर क्या कहा, समान होता है, इसी तरह इसकी संगत भुजा ये हो गई, तो ये AB का वर्ग, और ये DE का वर्ग हो गया। इसी तरह इस जो आपकी भुजा है, इसकी संगत भुजा कौन सी हो गई, ये वाली हो गई, तो ये BC और EF का वर्ग, ये प्रमेय बोल रही है। और तीसरी बोधायन प्रमेय तो आप जानते ही हो, वही कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, और इसको आप हेडिंग के रूप में याद करो। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना कोण शेष भुजाओं पर बने वर्गों के बराबर होता है। ये आपका काफ़ी जाना पहचाना कंसेप्ट है। तो इन दोनों प्रमेय पर आधारित इस पे और इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैं एक प्रश्न लेता हूँ, देखिए प्रश्न में पहला लिया मैंने त्रिभुज ABC में DE समांतर BC। ये कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, समांतर है। आगे देख दिया उसने AD और DB, यानी A से लेकर D और D से लेकर B का अनुपात दे रखा 3/5 है। यदि A से लेकर C पूरी लेंथ दे रखी उसने 5.6 इकाई है, तो AE का मान ज्ञात करो। A से लेकर E का मान उसने क्या किया, पूछा है। वही अपन को पता है पहली थ्योरम थेल्स वाली प्रमेय क्या कहती है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींची जाए, तो वह त्रिभुज की अन्य भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। लो भाई, ये AD बटा DB
और AE बटा EC, AD बटा DB बराबर AE बटा EC मैंने यहाँ पर लिखा। अब देखिए या इधर की तो कोई समस्या ही नहीं क्योंकि हमारे पास रेडीमेड मान है 3/5। समस्या उस तरफ की है क्योंकि मान उसने पूरा दिया है A से लेकर C तक का। हमें चाहिए A से लेकर E और क्या चाहिए E से लेकर C। अब A से लेकर E तो मैंने डायरेक्ट ही लिख लिया, ये AE लिखा मैंने, देखो यहाँ पर। और दूसरा क्या EC है। अब AD बटा DB एज इट इज लिखा। अब ये AE A से लेकर E मैंने लिख दिया। अब मुझे चाहिए क्या, E से लेकर C। E से लेकर C कहाँ से प्राप्त होगा, पूरी भुजा की लंबाई में से अगर इतनी में घटा दूँ तो यही तो बचेगा, और किया भी यही है। ये देखो AC, ये A से लेकर C लिया मैंने, इसमें से क्या घटाया, A से लेकर E, ये A से लेकर E घटा दिया। लो भाई 3/5 इसके मान रखे हमने, AE की जगह AE रह गया। AC आपको दे रखा है 5.6 माइनस क्या लिखा AE, यही तो घटाया अपन ने भाई। पूरी लेंथ में से अगर इस लंबाई को मैं घटा दूंगा तो यही तो बचेगी, ये AE आ गया। अब मैंने वही क्रॉस गुणा कर लिया, यानी ब्रज गुणा किया। 5 तो मल्टीप्लाई हो गया इस AE से और 3 मल्टीप्लाई हो गया 5.6 माइनस AE से। लो भाई हमने मल्टीप्लाई किया तो 5.6 माइनस AE इज इक्वल टू 5AE, क्योंकि ये 5 को AE से गुणा करेंगे। अब इस कोष्टक को जब हमने खोला, ये देखो 3 को 5.6 से मल्टीप्लाई किया, 6 × 18 का 8 हासिल का 1, 5 × 15 1 16, 16.8 माइनस 3 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, AE से, माइनस का 3 AE और 5 AE तो इधर है ही, पक्षांतरण कर दो, ये AE इधर गया बराबर के दूसरी तरफ, तो ये माइनस का इधर जाके किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो ये देखो माइनस का 3 AE था, इधर जाके किसका AE हो गया, प्लस का हो गया। देन 16.8, 5 और 3 कितने हो गए, 8 AE, 8 चले गया बटे में। देन AE का मान कितना आ गया, 2.1 इकाई, क्योंकि उसने किसकी बात कर रखी है, इकाई की। तो ये मात्रक जरूर लिखना अपन को। इस तरीके से पहली प्रमेय के अनुसार हमने सवाल किया, और पूछेगा छोटा सवाल पूछेगा, ये AD बटा DB AE बटा EC, बस मान पुटअप करना। एक 3 देगा आपको, एक मिस कर देगा। आप सीधी ये थेल्स की प्रमेय लिखें, और थेल्स की प्रमेय लिखकर मान जैसे ही पुटअप करोगे, ब्रज गुणा किया और आपको आंसर वहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मैंने लिया है ये थ्योरम नंबर 2 के जैसा। यहाँ पर है, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये जो सिंबल है, चिन्ह है, ये समरूपता का चिन्ह है, ये समरूप को प्रदर्शित कर रहा है। और सर्वांग सम का जो संकेत होता है वो ये होता है। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है, जिसमें AB का मान दे रखा है 2.2 सेंटीमीटर और DE का मान दे रखा 3.3 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब क्षेत्रफल के अनुपात का नाम पूछा, आपको जैसे ही ये प्रमेय नंबर 2 याद आ जाएगी कि सर ने बताया था कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, समान होता है। लो भाई यहाँ पर लिखेंगे प्रमेय के अनुसार। प्रमेय आपको लिखनी है, प्रमेय 2 के अनुसार। अब मैंने 2 लिखा है, लेकिन आपको परीक्षा में 2 नहीं लिखना, आपको प्रमेय लिखनी है। कौन सी, ये वाली है, ये प्रमेय यहाँ पर लिखनी है, ये ध्यान रखना। क्योंकि सवाल तो 1 लाइन का है, केवल पूछा क्या है उसने, प्रमेय पूछा है, ये मान के चलना आप। तो ये पूरी की पूरी प्रमेय आपको लिखने पड़ेगी। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। तो लिखे फिर हमने, ये लो भाई, ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल बटा ट्राइंगल DEF का क्षेत्रफल, यानी दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर संगत भुजाएं दे रखी AB और कौन सी है, DE। ये लो भाई AB का वर्ग बटा DE का वर्ग, क्योंकि आगे दे ही नहीं रखा, इसी से काम चल जाएगा, बराबर AB का मान कितना है,
अब ये वर्ग के रूप में 2.2 का वर्ग, 3.3 का वर्ग, दशमलव से दशमलव कट गया, क्या बचा है यहाँ पर 2 का वर्ग बटा 3 का वर्ग। अब देखिए 2 और 3 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना हो गया 4 और 3 का वर्ग कितना हो गया 9। तो ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का जो अनुपात कितना हो गया 4:9। आगे बढ़ते हैं अब। तो डियर स्टूडेंट, अभी जो हमने समरूपता का जो पोर्शन पढ़ा, उस समरूपता के पोर्शन के अंदर इन दोनों प्रमेय पर आधारित हमने सवाल किए। ऐसे सवाल आपके एग्जाम्पल में भी है और प्रश्नावली में भी है, और ज़्यादा सवाल नहीं है, 3-4 सवाल एग्जाम्पल में, 2-3 सवाल आपके प्रश्नावली में है। तो लगभग 10 से 15 सवाल हैं, उनको आप अच्छे से कर लोगे, परीक्षा में वहाँ से आपको निश्चित तौर पर मिल जाएंगे। यहाँ से बोधायन से तो क्या है कि कई जगह प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए चांसेस ऐसा नहीं कि सोचते अपन कि भाई इसमें नहीं पूछा जाएगा, वो कर्ण आधार लंब से आधार संबंधित प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस व्रत वाले पार्ट में भी 3 मैंने प्रमेय लिखी है, वैसे इसमें बहुत सारे प्रमेय हैं, उन प्रमेयों पर आधारित आपसे प्रश्न पूछा जाता है। पहली प्रमेय है व्रत की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। ये एक प्रमेय है, जैसे कोई आपका कोई व्रत है, व्रत के केंद्र से क्या कहा है, व्रत की समान जीवाएं व्रत के केंद्र से समदूरस्थ होती है। यह व्रत का केंद्र है, ये जितना, ये व्रत का केंद्र को हमने क्या मान लिया, O मान लिया, ON जितना है उतना ही क्या है, OM है। तो ये जो दोनों जो जीवाएं हैं, ये जीवाएं क्या होगी, समदूरस्थ, यानी व्रत की समान जीवाएं, समान का मतलब ये 5 सेंटीमीटर की थी, ये भी 5 की है, तो ये केंद्र से क्या है, समदूरस्थ है। ये वाली बात पूछी जाती है। दूसरा पूछा जाता है एक चाप द्वारा, या हम दूसरे भाषा में समझे, किसी व्रत का चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण परिधि पर आंतरिक कोण का क्या होता है, दुगना। ये अगर 180 डिग्री का है तो ये कितना हो जाएगा, 280 डिग्री का दुगना। ये 50 का तो ये कितना का हो गया, 100 का। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई बताइए, ये कोई चाप हो गया, ये कोण ये 100 डिग्री का है, तो x का मान ज्ञात करो, तो आप बता दोगे कितना डिग्री का है, 50 डिग्री का है। तो इस तरीके से इस प्रमेय का उपयोग करके आप मान निकाल सकते हो। इसी में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जैसे ये कोई व्रत है, ये कोई चाप है आपका, इस चाप से परिधि पर एक कोण ये बन गया और परिधि पर दूसरा कोण यहाँ पर बन गया। तो ये एक ही चाप द्वारा जो परिधि पर कोण बनते हैं उनकी माप क्या होती है, एक जैसी होती है। जैसे अगर ये 50 डिग्री का है तो ये भी कितना डिग्री का होगा, 50 का होगा। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। तीसरी बात, चक्रीय चतुर्भुज के जो अभिमुख कोण या सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। पूरक और संपूरक की बात हमने पहले भी की है। ऐसे दो कोण जिनका योग अगर 180 डिग्री है तो वे दोनों कोण एक दूसरे के कौन से कोण कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज के अभिमुख कोण कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं। अगर यहाँ पर दे दिया उसने 110 डिग्री, तो आप आसानी से बता सकते हो इसका सामने का कोण कितने का होगा, 70 का होगा, क्योंकि इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा, 180। इसी तरह अगर यहाँ पर दे दिया उसने, जैसे यहाँ पर दे दिया 120, तो आप बता दो कि सर यह कितने डिग्री का होगा, 60 का होगा, क्योंकि ये कौन सा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज का अर्थ कोई व्रत के वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष व्रत की परिधि पर स्थित हो, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और इसके अभिमुख कोण कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं। इस तीनों चारों जो मैंने आपको तीनों और एक ये व्रत के चाप द्वारा केंद्र पर व्रत की परिधि पर चाहे कितने कोण बना दो, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी उनका मान क्या होता है, एक जैसा होता है। ये जो मैंने 4 बातें आपको बताई है, इन 4 बातों पर आधारित आप छोटे छोटे प्रश्नों पर आप अभ्यास करें। हालांकि मेरा मानना है समरूपता से पूछा जाता है, लेकिन हम तो कोई सा भी फेलियर नहीं छोड़ें। आप तो इस प्रश्नावली पर भी छोटे छोटे प्रश्नों को आप तैयार करें, क्योंकि वहाँ पर दे रखा है ज्योमेट्री में से 1 नंबर का। अब ज्योमेट्री में तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारी प्रश्नावलियाँ आ गई, तो इस तरीके से 10वीं में तो वो आई, अपन ने सेपरेट बात कर ली बिंदु पथ की वहाँ से, और यहाँ से भी एक प्रश्न की हमने सेपरेट बात की है। तो आप प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7 पर कम से कम 30-40 प्रश्न आप दोनों प्रश्नों के लिए आप तैयार करें, और जहाँ पर भी कोई समस्या हो
वो मुझे जो मेरा चैनल है उसके कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख दें कि सर यहाँ पर इस सवाल में थोड़ी समस्या है, या इस सवाल को आप थोड़ा सा अगले वीडियो में लें। तो जब भी मेरा अगला वीडियो आएगा वहाँ पर मैं आपको आपकी जो क्यूरीज है उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। आपकी जो समस्या है उसको बिल्कुल सोल्व करेंगे। आप और हम मिलकर बिल्कुल हमारी समस्या एक भी नहीं रहेगी। तो डियर स्टूडेंट, आप पढ़ते रहें, जितना आप में तन और मन से और मन लगाकर जितनी हम में ऊर्जा है उस ऊर्जा का 100% उपयोग करके हम परीक्षा की तैयारी करें। कल मैं आपके साथ प्रश्न नंबर 8, 9 और 10 तीनों प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा, और कल हमारा खंड ए का भाग हमारा समाप्त होगा, और खंड ए पर ही एक विशेष एक्सरसाइज भी मैं आपके साथ लाऊंगा। इसके तुरंत बाद में अगले खंडों की ओर बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।